सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज हम कक्षा 8वीं का पाठ 6 पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम है भारतीय संगीत की एक झलक। तो इस पाठ में हम भारतीय संगीत के बारे में जानेंगे। भारतीय संगीत से जुड़ी वाद्य यंत्र इसके बारे में जानेंगे। भारतीय संगीत से जुड़े हुए संगीतकारों के बारे में जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को, देखते हैं क्या क्या इस पाठ के अंतर्गत आए हैं। दोपहर का समय था। स्नेहा अपने कमरे में सहेली नेहा के साथ गीत सुन रही थी। इसी बीच संगीत की एक परिचित धुन सुनने को आई। तो स्नेहा नामक लड़की अपने कमरे में अपनी सहेली के साथ दोपहर के समय बैठी गाना सुन रही थी। तो इसी बीच जब वो गाना सुन रही थी, इसी बीच उसकी परिचित धुन सुनने को आई। मतलब कि उसे ये गाना पहले से ही सुना हुआ था। वही गाना जब वो सुन रही थी तब वो गाना बजने लगा। आप लोगों को भी होता है ना, कोई कोई गाना आपने पहले सुना है तो अगर आप दोबारा उसको सुनते हैं तो आप भी थोड़ा सा गुनगुनाने लगते हैं। तो स्नेहा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो देखते हैं उसकी परिचित धुन क्या थी। आप लोग उस धुन से परिचित हैं या नहीं, देखते हैं। दिल हुम हुम करे घबराए, घन घम घम करे गड़ जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए। तो ये गाना शायद आप लोगों में से भी बहुतों ने सुना होगा। बहुत ही मशहूर गाना है ये। और ये गाना किसने गाया है पता है आप लोगों को? इसके संगीतकार कौन है? इसके संगीतकार और कोई नहीं, असम से ही भूपेन हजारिका द्वारा गाया गया है। तो पढ़ते हैं क्या है आगे। इस गीत की धुन सुनकर दोनों बड़ी खुश हुई। ये गाना, जैसे कि ये हमने पहले पढ़ा कि ये गाना दोनों ही परिचित थे इस गाने से। तो जैसे ही उन्होंने इस धुन को सुना, दोनों बड़े खुश हो गए। नेहा तपाक से बोल उठी, स्नेहा क्या तुम जानती हो ये गाना किसका है? तो जैसे ही मैंने भी गाने की धुन को पढ़ने के बाद आप लोगों को पूछा था कि ये गाना किसने गाया, पता है आप लोगों को कि नहीं? और मैंने शायद आप लोगों को बता भी दिया कि ये गाना किसने गाया है। तो यहाँ पर स्नेहा की दोस्त नेहा ने स्नेहा से पूछा, अचानक से जैसे ही उसने सुना वैसे ही उसने पूछा, क्या तुम इस गाने की संगीतकार या ये गाना किसने गाया है या किसका है, कुछ जानती हो? तो स्नेहा ने क्या कहा? स्नेहा ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। तो उसने कहा, हाँ मुझे पता है, जैसे कि ये मेरी परिचित ये गाना मैं पहले से ही जानती हूँ, तो मुझे पता है ये गाना किसका है। ये भारतीय संगीतकार, गीतकार, गायक तथा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता हमारे असम के भूपेन हजारिका जी का एक अन्यतम गीत है। तो ये गाना किसका था बच्चों? भारतीय संगीतकार, गीतकार, गायक और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता असम के भूपेन हजारिका जी का गाना था। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, यहाँ मैं बताना चाहूँगी ये कैसा पुरस्कार होता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यानी कि भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार होता है, जो किसी व्यक्ति को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। तो यहाँ आपको पता चला कि भूपेन हजारिका जी उनमें से एक थे जिन्होंने अपना आजीवन योगदान भारतीय सिनेमा को दे दिया। तो आगे देखते हैं और क्या है। उन्होंने अपने गीतों के सुरों से असमिया में ही नहीं बल्कि बांग्ला और हिंदी भाषा में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। जैसे कि ये गाना तो हिंदी में है, तो उन्होंने सिर्फ जैसे कि वे असम के रहने वाले हैं, तो उन्होंने सिर्फ असमिया में नहीं यानी कि हिंदी, बांग्ला में भी अपनी पहचान बनाई है, एक अलग पहचान बनाई थी।
वे भारतीय संगीत की दुनिया में मशहूर कलाकार लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी आदि की तरह एक आदरणीय कलाकार हैं। तो जैसे कि भारतीय संगीत की दुनिया में इनका नाम तो आप सब ने भी सुना होगा, लता मंगेशकर। इनकी गाने बहुत सुंदर सुंदर है। पुराने जितने गाने हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी के गाने हैं, आप लोगों को भी पसंद आता होगा। पसंद आता है कि नहीं? किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी के गाने बहुत मशहूर है। तो वैसे ही जैसे ये लोग मशहूर हैं, वैसे ही भूपेन हज़ारिका जी भी बहुत मशहूर हैं भारतीय संगीत की दुनिया में। नेहा फिर बोल उठी, तब तो तुम भारतीय संगीत के बारे में भी ज़रूर जानती होगी। तो नेहा अपनी दोस्त नेहा से बोल रही है कि जब तुम्हें ये सब पता है तब तो तुम भारतीय संगीत के बारे में भी जानती होगी। तो स्नेहा ने क्या कहा, देखते हैं। स्नेहा ने कहा, हाँ थोड़ा बहुत जानती हूँ। तो स्नेहा ने उठकर कहा, हाँ मुझे थोड़ा बहुत पता है, मैंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली है। तो स्नेहा ने कहा, मैंने शास्त्रीय संगीत यानी कि क्लासिकल सॉन्ग उसने क्लासिकल सॉन्ग में भी शिक्षा ली है, शास्त्रीय संगीत में शिक्षा ली है। क्या तुम भारतीय संगीत के बारे में नहीं जानती हो? तो उसने अपनी दोस्त नेहा से पूछा कि तुम्हें नहीं पता भारतीय संगीत के बारे में? तो नेहा ने उत्तर दिया, नहीं मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो नेहा ने उत्तर दिया, नहीं मुझे इसके बारे में मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। अगर तुम्हें कुछ पता है तो मुझे बताओ ना। तो देखते हैं आगे इसने क्या पूछा। लेकिन संगीत मुझे बहुत पसंद है। तो नेहा ने कहा कि मुझे संगीत पसंद है, बट मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। आप लोगों में भी बहुत लोग होंगे जिन्हें संगीत पसंद होगा, लेकिन क्या वो संगीत के बारे में जानते हैं? क्या जानते हो? क्या किसी को पता है संगीत के बारे में, भारतीय संगीत के बारे में? नहीं पता है। तो चलो, अगर पता भी है तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्हें नहीं पता है वो आज इस पाठ से जान जाएंगे। तो बताओ ना स्नेहा, इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई? ये देखो, तो स्नेहा को कहा, तो बताओ मुझे कि इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई। जैसे कि स्नेहा ने पहले ही कहा था कि वो थोड़ा बहुत जानती है, तो स्नेहा से नेहा पूछ रही है कि अगर तुम्हें पता है तो मुझे बताओ इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई। तो उसने क्या कहा, देखते हैं। तो सुनो, कलाओं में संगीत एक अन्यतम प्राचीन कला है। हाँ, कलाओं में संगीत एक पुराना प्राचीन मतलब पुराना कला है। इस कला का विवेचन आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। इस कला का आधार ध्वनि है। आचार्य शारंगदेव के अनुसार गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतमुच्यते, अर्थात गीत, वाद्य और नृत्य, इन तीनों कलाओं को एक साथ संगीत कहा जाता है। तो नेहा ने उत्तर क्या दिया? नेहा को क्या बताया? स्नेहा ने नेहा को क्या बताया? स्नेहा ने बताया कि कलाओं में संगीत एक अन्यतम प्राचीन कला है, ये बहुत पुरानी कला है, और इस कला की शुरुआत आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। इस कला का आधार ध्वनि है, यानी कि आवाज़ है। हमें भी पता है सॉन्ग मतलब क्या है? गाना, आवाज़ के द्वारा ही तो गाना गाया जाता है। तो वही इस कला का आधार ध्वनि है। और आचार्य शारंगदेव के अनुसार उन्होंने कहा था कि गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। इसका अर्थात गीत, वाद्य यानी कि इंस्ट्रूमेंट जिससे गाना बजाया जाता है, गाना गाने में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हारमोनियम, तबला, गिटार, सितार, फिर और क्या, बंसी, मृदंग, खोल, ये सब। और नृत्य, तो गीत, वाद्य और नृत्य, ये तीनों को एक साथ संगीत कहा जाता है, म्यूज़िक कहा जाता है।
गीत, गीत शब्द के साथ सम उपसर्ग मिलकर संगीत शब्द बना है। तो बच्चों संगीत शब्द कैसे बना है? संगीत शब्द सम, गीत शब्द के साथ सम, तो सम जुड़कर क्या हुआ? संगीत। उपसर्ग मिलकर ये संगीत शब्द बना है। तो भारतीय परंपरा के अनुसार स्वर संगीत ही पहले स्थान में आता है, बाद में वाद्य और नृत्य का स्थान है। तो भारतीय परंपरा के अनुसार स्वर संगीत पहले स्थान में आता है, यानी कि गाना सबसे पहले आता है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स, उसके बाद डांस फॉर्म्स आता है। सबसे पहले सॉन्ग आता है। संगीत में वाद्यों का स्थान अति महत्वपूर्ण है। तो म्यूज़िक में वाद्य, ये वाद्य यानी कि इंस्ट्रूमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वाद्य ही गीत के सुर, राग और लय को मधुर बनाते हैं। तो हमें पता है कि गाने को और भी मधुर बनाने के लिए हम वाद्य यूज़ करते हैं। तो वाद्य यूज़ करने के लिए वाद्य क्या करते हैं? गीत के गाने के उसमें सुर, राग, लय देकर उसे और भी मधुर बना देते हैं। वाद्यों के बिना संगीत और नृत्य अधूरे हैं। वाद्य के बगैर नृत्य और संगीत दोनों ही अधूरे हैं। साधारणतः संगीत में तबला, हारमोनियम, सितार, सारंगी, मृदंग, खोल, पखवाज, वायलिन, तानपुरा, वीणा और बंसी आदि वाद्यों का व्यवहार होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि वाद्य में क्या क्या आते हैं, जैसे कि तबला, ये देखो आपका चित्र भी दिया गया है, तबला, ये देखो तानपुरा, ये रहा हारमोनियम, ये क्या है? शहनाई, ये देखो सितार। आपकी किताब में वाद्य बहुत दिए गए हैं, यहाँ नहीं है। और तो कुछ वाद्य ये रहे हमने पढ़े, जैसे कि तबला, हारमोनियम, सितार, सारंगी, मृदंग, खोल, पखवाज, वायलिन, तानपुरा, वीणा, बंसी, ये सब वाद्य का व्यवहार होता है कहाँ? संगीत में। वैदिक युग में ही इसका श्री गणेश हुआ था। तो वैदिक युग यानी कि 1500 शताब्दी, ऐसे 1500 शताब्दी ऐसा ही होगा। और वैदिक युग तभी था और उसका श्री गणेश हुआ था, मतलब भारतीय संगीत की शुरुआत हुई थी। तो 1500 ईस्वी में भारतीय संगीत की शुरुआत हुई थी। जो श्री गणेश हुआ है, इसका अर्थ है कि शुरुआत हुई थी। लेकिन 13वीं 14वीं सदियों में इसका परिवर्तन होने लगा। लेकिन 13वीं 14वीं शताब्दी में ही इसका परिवर्तन हो चुका था। मूलतः उत्तर भारत में मुगल शासन के दौरान भारतीय संगीत कला में बहुत परिवर्तन हुए। उत्तर भारत में तब तो मुगल शासन था, तो मुगल शासन के समय ही भारतीय संगीत की कला में बहुत परिवर्तन आ गए थे, क्योंकि वहाँ मुगल बादशाह संगीत एवं राग को ज़्यादा महत्व देते थे। क्यों परिवर्तन आ गए थे? क्योंकि मुगल बादशाह जो थे अकबर, तब उन्हें बहुत पसंद था संगीत, वे बहुत ज़्यादा महत्व देते थे इसको। तो उन्होंने, उदाहरण स्वरूप अकबर के समय संगीतकार तानसेन ने संगीत की धारा को अलग बनाया। तो अकबर, वही जो मुगल बादशाह अकबर के समय वे संगीतकार तानसेन थे। तानसेन के गाने वे बहुत सुनते थे और उन्हें बहुत अलग सा लगाव था संगीत से। बाद में भारतीय संगीत पर ईरान, फारस, अरब आदि देशों के संगीत का भी प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे करके बाकी देशों के संगीत का प्रभाव भी भारत पर पड़ गया। जैसे कि बाकी देशों में क्या क्या देश थे? ईरान, अरब, फारस, ये सब। इस तरह से भारतीय संगीत का विकास हुआ। तो इसी तरह भारतीय संगीत का विकास हो गया। नेहा ने स्नेहा की बात को आगे बढ़ाने के लिए फिर पूछा, भारतीय संगीत की कितनी धाराएं हैं और ये क्या क्या हैं, इनका विकास कैसे हुआ? तो नेहा ने नेहा की जिज्ञासा और भी बढ़ गई
उसने जैसे ही यहाँ इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, ये सब जाना, तब उसकी जिज्ञासा हुई कि इसके भारतीय संगीत की कितनी धाराएं हैं और ये कहाँ कहाँ प्रचलित हैं और वो क्या क्या हैं। तो स्नेहा ने कहा, हाँ तुमने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। भारतीय संगीत की दो प्रचलित धाराएं हैं। तो हमने यहाँ से क्या जाना, भारतीय संगीत की कितनी धाराएं हैं? भारतीय संगीत की दो प्रचलित धाराएं हैं। पहला है हिंदुस्तानी अथवा उत्तर भारतीय संगीत की धारा और दूसरा है कर्नाटकी अथवा दक्षिण भारतीय संगीत की धारा। पहला है कहाँ का है? पहला हिंदुस्तानी अथवा उत्तर भारतीय संगीत की धारा और दूसरा है कर्नाटकी अथवा दक्षिण भारतीय संगीत की धारा। तो पहला जो है हिंदुस्तानी अथवा उत्तर भारतीय संगीत की धारा में देखते हैं कौन कौन से राज्य आते हैं, जैसे कि असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आदि स्थानों में हिंदुस्तानी संगीत की धारा प्रचलित है। तो ये सारे जो राज्य हैं, जैसे कि असम, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये सारे राज्य में हिंदुस्तानी संगीत की धारा प्रचलित है। मतलब कि यहाँ पे हिंदुस्तानी संगीत की धारा प्रचलित है। और दूसरी ओर, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल गया हमें, कर्नाटकी अथवा दक्षिण भारतीय, यानी कि दक्षिण भारत में जो जो राज्य हैं वहाँ पर कर्नाटकी अथवा दक्षिण भारतीय संगीत की धारा प्रचलित है। जैसे कि उनमें कौन कौन से राज्य आते हैं बच्चों दक्षिण भारत में? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब। दूसरी ओर तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक, केरल आदि स्थानों में प्रचलित संगीत की धारा को कर्नाटकी अथवा दक्षिण भारतीय संगीत कहा जाता है। जैसे कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था कि दक्षिण भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। इन राज्यों में भारतीय संगीत की कौन सी धारा है? दूसरी वाली, जो है कर्नाटकी अथवा दक्षिण भारतीय संगीत की धारा। तो इस संगीत के स्वरों का उच्चारण हिंदुस्तानी संगीत की तरह नहीं होता। तो जो दक्षिण भारतीय संगीत की धारा है उनमें हिंदुस्तानी संगीत की धारा का जो उच्चारण होता है वैसा नहीं होता। इसके ज़्यादातर गीतों की भाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि हैं। यहाँ तो जैसे कर्नाटकी अथवा दक्षिण भारतीय संगीत की धारा की भाषाएं क्या क्या होती हैं? तेलुगु, तमिल, मलयालम। दक्षिण भारत की तो भाषाएं यही सब है, पता है ना आप लोगों को? तो दूसरी ओर हिंदुस्तानी संगीत के गीतों की ज़्यादातर भाषाएं ब्रज, हिंदी और उर्दू आदि हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत की क्या क्या भाषाएं हैं? ब्रज, हिंदी और उर्दू। तो यहाँ से आपने क्या क्या जाना कि भारतीय संगीत की कितनी धाराएं बच्चों? भारतीय संगीत की दो धाराएं हैं। वे क्या क्या है? पहला हिंदुस्तानी अथवा उत्तर भारतीय संगीत की धारा और दूसरा क्या है? कर्नाटकी अथवा दक्षिण भारतीय संगीत की धारा। तो हिंदुस्तानी तथा उत्तर भारतीय संगीत की धारा कौन कौन से राज्य में प्रचलित है? जैसे कि असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात। इन राज्यों में हिंदुस्तानी संगीत की धारा प्रचलित है। और दक्षिण भारतीय संगीत की धारा कौन कौन से राज्य में प्रचलित है बच्चों? कौन कौन से राज्य में? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। इन राज्यों में दक्षिण भारतीय संगीत की धारा प्रचलित है। और हमने क्या क्या जाना? उनकी भाषाएं, उनकी संगीतों की भाषाएं कौन कौन सी है? जैसे हिंदुस्तानी अथवा उत्तर भारतीय संगीत की भाषा कौन कौन सी है? ब्रज, हिंदी और उर्दू। और दक्षिण भारतीय संगीत की भाषाएं तेलुगु, तमिल, मलयालम। अब देखते हैं इन संगीतों में किन किन लोगों ने लोकप्रिय बनाया इन संगीतों को।
इस संगीत की धारा को पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित श्री कृष्ण नारायण रत्न झंकार, पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद आमिर खान, पंडित यशराज, तबला वादक पंडित सामता प्रसाद, सरोद वादक अली अकबर खां, पंडित गणेश प्रसाद मिश्र, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान, बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरासिया और सितार वादक पंडित रविशंकर आदि महान लोगों ने आगे बढ़ाया। तो यहाँ से हमने क्या जाना कि भारतीय संगीत में कौन कौन से क्या क्या नाम थे। पहला है विष्णु नारायण भातखंडे, भीमसेन जोशी, उस्ताद आमिर खान। ये देखो तबला वादक, यानी कि ये तबला वादक यानी कि ये तबला बजाते हैं, तबला के वादक हैं सामता प्रसाद। फिर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान, ये देखो आपके किताब में भी चित्र दिया गया है। सितार वादक पंडित रविशंकर, ये रहे पंडित रविशंकर। आदि महान लोगों ने आगे बढ़ाया। नेहा बीच में बोल उठी, स्नेहा क्या हमारे असम का ऐसा कोई कलाकार नहीं है जिसका हिंदुस्तानी संगीत में योगदान हो। तो यहाँ नेहा ने स्नेहा से पूछा कि असम से क्या कोई कलाकार नहीं है जिन्होंने हिंदुस्तानी संगीत में अपना योगदान दिया हो। तो स्नेहा ने उत्तर दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारे असम के चारू बरदलै, परवीन सुल्ताना, पवन बरदलै, दिलीप रंजन बठाकुर, हिरेन शर्मा, वीरेंद्र कुमार फुकन, दामोदर बोरा, शरद चेतिया आदि महान कलाकारों के योगदान से असम में भी इस धारा के संगीत का व्यापक प्रचार व प्रसार हुआ। तो स्नेहा ने अपने जवाब में कहा, हाँ असम के बहुत सारे लोग हैं जैसे कि चारू बरदलै, परवीन सुल्ताना। ये देखो ये चित्र परवीन सुल्ताना जी का है। पवन बरदलै, वीरेंद्र कुमार फुकन, दामोदर बोरा, शरद चेतिया, दिलीप रंजन बठाकुर, इन लोगों ने भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अपना योगदान दिया है। हमारे असम में संगीतज्ञ पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पर कई विद्यालय और महाविद्यालय भी खोले गए। तो हमने यहाँ पढ़ा था ना पंडित, इस संगीत की धारा को किन किन लोगों ने वहाँ आगे बढ़ाया था, उत्तर भारतीय संगीत की धारा को। तो उनमें सबसे पहला नाम पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का नाम था। तो इनके नाम पर असम में बहुत सारे विद्यालय और महाविद्यालय भी खोले गए जिनके द्वारा शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी जाती है। साथ ही पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के गंधर्व महाविद्यालय मंडल के द्वारा भी ये शिक्षा दी जाती है। तो साथ में ही पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने भी महाविद्यालय कुछ खोले गए थे, उसमें भी हिंदुस्तानी संगीत की शिक्षा दी जाती है। हमारे यहाँ कर्नाटक की संगीत धारा का उतना प्रचलन नहीं है। तो नेहा को ये भी बताया कि हमारे यहाँ जैसे कि हमने वहाँ पे पढ़ा था कि हिंदुस्तानी संगीत की धारा में राज्य में असम है, तो कर्नाटकी संगीत की धारा में तो दक्षिण भारत के कुछ राज्य थे। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर दक्षिण भारत के संगीत की कोई इतनी प्रचलन नहीं है, मतलब कि यहाँ है ही नहीं, यहाँ बस हिंदुस्तानी संगीत का प्रचलन है। इसका प्रभाव दक्षिण भारत में ज़्यादातर दिखाई देता है। तो जैसे कि नाम से ही हमें पता चल गया था कि ये दक्षिण भारत में ही ज़्यादातर प्रचलित है। भारतीय संगीतज्ञ एवं दक्षिण भारतीय संगीत धारा की प्रधान नेत्री भारत रत्न MS सुब्बलक्ष्मी जी ने इस धारा को आगे बढ़ाया है। तो किसने दक्षिण भारतीय संगीत की धारा को आगे बढ़ाया है बच्चों? क्या नाम था उनका? MS सुब्बलक्ष्मी ने इस धारा को आगे बढ़ाया। नेहा ने फिर पूछा, स्नेहा क्या तुम शास्त्रीय संगीत के अलावा शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानती हो? तो नेहा की जिज्ञासा अब संगीत के बाद नृत्य में चली गई। तो उसने
स्नेहा से पूछा कि तुमने मुझे तो शास्त्रीय संगीत के बारे में बताया, तुम क्या शास्त्रीय नृत्य के बारे में कुछ जानती हो? अगर जानती हो तो वो भी मुझे बताओ। तो स्नेहा ने कहा, नहीं, इसके बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है। तो स्नेहा ने जवाब दिया, नहीं, ये शास्त्रीय नृत्य के बारे में मुझे नहीं पता है, शास्त्रीय संगीत के बारे में मुझे पता था और मैंने तुम्हें भी बताया। तो लेकिन स्नेहा ने फिर क्या कहा, लेकिन मेरे भैया रोहन कथक का एक अच्छा नर्तक है। तो स्नेहा ने बताया, मैं तो इस बारे में नहीं जानती, लेकिन मेरे भैया कथक के बहुत अच्छे नर्तक हैं, उन्हें शास्त्रीय नृत्य के बारे में कुछ तो पता होगा, चलो उनके पास चलते हैं और जान लेते हैं। तो चलो हम उनसे नृत्य के बारे में जान ले। दोनों रोहन के पास चले गए। तो वे दोनों, स्नेहा और नेहा, दोनों अपने स्नेहा के भाई के पास चले गए शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानने के लिए। दोनों रोहन के पास चली गई। वे दोनों से कहने लगे। तो जब वे गई तो उन्होंने जाकर स्नेहा रोहन से पूछा कि रोहन शास्त्रीय नृत्य के बारे में क्या क्या जानता है। तो रोहन उन्हें बताने लगा, कथक के अलावा भरतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कथकली और सत्रिया आदि भी शास्त्रीय नृत्य में आ जाते हैं। तो रोहन ने नेहा और स्नेहा से कहा कि कथक, जैसे कि वे बहुत अच्छा कथक का नर्तक था, तो उसने कहा कथक के अलावा भरतनाट्यम तमिलनाडु का डांस फॉर्म है। फिर क्या है, मणिपुरी तो नाम से ही पता चल रहा है मणिपुर का डांस फॉर्म है। कुचिपुड़ी आंध्रा का है, आंध्र प्रदेश का। ओडिसी तो उड़ीसा का है। मोहिनीअट्टम और कथकली ये केरला का है। और सत्रिया जो है वो असम का है। तो ये सब भी शास्त्रीय नृत्य के अंदर आते हैं। तो कितने हुए बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 फॉर्म है जो शास्त्रीय नृत्य के अंदर आते हैं। क्या क्या है बच्चों? कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कथकली और सत्रिया। तो अब इन शास्त्रीय नृत्य को किसने किसने लोकप्रिय बनाया वो जानेंगे। देखते हैं। जिस तरह कथक को शंभू महाराज और बिरजू महाराज जैसे लोगों ने इतना लोकप्रिय बनाया, उसी तरह भरतनाट्यम को भी लोकप्रिय बनाने में रुक्मिणी देवी अरुंडेल का बहुत बड़ा हाथ है। तो जिस तरह कथक को किसने लोकप्रिय बनाया? शंभू महाराज और बिरजू महाराज। आप देख सकते हैं आपके किताब में कुछ नृत्य के फॉर्म्स दिए गए हैं, जैसे कि ये रहा भरतनाट्यम, मणिपुरी नृत्य, सत्रिय नृत्य, ये है कथकली। तो कथक को किसने लोकप्रिय बनाया? शंभू महाराज और बिरजू महाराज। और भरतनाट्यम को लोकप्रिय बनाया रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने। उड़ीसा का प्राचीन नृत्य ही नहीं बल्कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का भी एक अन्यतम अंग है। इसका नाम रोशन करने में केलुचरण महापात्र का बहुत बड़ा देन है। तो हमने क्या जाना? ओडिसी जो डांस है, उन डांस फॉर्म है, उसका नाम रोशन किया किन्होंने? केलुचरण महापात्र ने। उन्होंने लोकप्रिय बनाया। और ओडिसी के भांति केरल की कथकली भी आज एक अन्यतम शास्त्रीय नृत्य है। गुरु शंकरन नबुंद्री पाजी ने इसको लोकप्रिय बनाया। तो कथकली को किसने लोकप्रिय बनाया? गुरु शंकरन नबुंद्री पाजी ने इसको लोकप्रिय बनाया। ठीक उसी तरह मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और कुचिपुड़ी का भी शास्त्रीय नृत्य में एक अलग स्थान है। जिस तरह मोहिनीअट्टम को शांता बाजी जैसे महान कलाकारों ने लोकप्रिय बनाया, उसी तरह कुचिपुड़ी को राजा और राधा रेड्डी तथा मणिपुरी को लोकप्रिय बनाने में विपिन सिंह आदि कलाकारों का बड़ा। तो हमने यहाँ देखा शास्त्रीय नृत्य के अंदर आठ डांस फॉर्म्स आते हैं। तो उन 8 डांस फॉर्म्स को किसने किसने लोकप्रिय बनाया है, अलग अलग देकर आपके किताब में दिया गया है। चाहे तो आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं आपकी जानकारी के लिए। तो आगे देखते हैं क्या हुआ और क्या क्या बताया रोहन ने। स्नेहा और नेहा रोहन भैया को धन्यवाद कहकर कमरे में आ गए।
तो वे लोग शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानना चाहते थे। तो यहाँ रोहन ने उनको जैसे ही बताया वे लोग अपने कमरे में चले गए, मतलब कि स्नेहा के कमरे में चले गए। धन्यवाद करके, रोहन का धन्यवाद करके चले गए। नेहा कुछ और पूछना ही चाहती थी कि एकाएक स्नेहा बोल पड़ी, हमारे असम में महापुरुष शंकरदेव के द्वारा स्थापित सत्रों में प्रचलित सत्रीय नृत्य को भी सन 2000 ईस्वी में शास्त्र नृत्य के रूप में स्वीकृति मिली है। तो नेहा उससे कुछ पूछना ही चाहती थी कि स्नेहा बोल पड़ी कि हमारे असम में महापुरुष शंकरदेव के द्वारा ही सत्रीय नृत्य, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, शास्त्र नृत्य में सत्रीय नृत्य भी है जो असम का नृत्य है। वो नृत्य को, उस नृत्य को महापुरुष शंकरदेव ने 2000 ईस्वी में उनके द्वारा 2000 ईस्वी में इसको शास्त्रीय नृत्य के रूप में स्वीकारा गया था। महापुरुष शंकरदेव के सत्रीय नृत्य की लोकप्रियता और महत्व आज हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बढ़ रहा है। यानी कि सत्रीय नृत्य को सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी जाना गया है शास्त्रीय नृत्य के रूप में। नृत्यकार मनीराम बायन मुख्तियार, रखेश्वर शैकिया बरबायन और नृत्याचार्य यतीन गोस्वामी आदि महान कलाकारों के कारण यहाँ सत्रीय नृत्य को आज पूरे विश्व में इतना बड़ा सम्मान मिला है। तो सत्रीय नृत्य के अंदर कौन कौन लोग हैं, किन किन लोगों ने इसको लोकप्रिय बनाया है? नृत्यकार मनीराम बायन मुख्तियार, रखेश्वर शैकिया बरबायन, नृत्याचार्य यतीन गोस्वामी, और ये तो है ही महापुरुष शंकरदेव। नेहा ने उसकी बात को आगे बढ़कर पूछा, स्नेहा, हमारे असम में शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय संगीत के अलावा और क्या क्या नृत्य और गीत प्रचलित है? तो जब नेहा ने शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत सबके बारे में जाना, उसने स्नेहा से पूछा कि शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय संगीत को छोड़कर और क्या क्या नृत्य और गीत प्रचलित हैं? तो उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए स्नेहा ने कहा, हमारे असम में बिहू गीत, ज्योति संगीत, विष्णु राभा गीत, बर गीत, लोकगीत, रविंद्र संगीत आदि प्रचलित है। ये सारे लोकगीत हैं। और बिहू गीत तो आपको पता ही होगा, ये हमारे असम का जातीय त्यौहार है। बिहू गीत और बिहू नृत्य दोनों लोक संगीत के अंतर्गत आते हैं। तो साथ ही बिहू नृत्य, बागरुम्बा और झूमर आदि लोक नृत्य भी प्रचलित हैं। तो ये सब भी लोक नृत्य हैं, बिहू नृत्य, बागरुम्बा और झूमर। झूमर, बागरुम्बा ये सब असम के जनजाति चाय बगान के जो ट्राइब है या जनजाति हैं, वे लोग इस नृत्य को करते हैं। ये जैसे कि आपके इसमें दिया गया है, ये देखो झूमर नृत्य और ये है बागरुम्बा। इतने में स्नेहा की माँ दोनों के लिए चाय लेकर आई। चाय पीते पीते नेहा ने स्नेहा की माँ से कहा, चाची, आज मैं स्नेहा से भारतीय संगीत के बारे में बहुत सी बातें जान गई हूँ। शास्त्रीय संगीत भारतीय संगीत का एक अविच्छिन्न अंग है, अतः मैं भी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा जरूर लूँगी। माँ दोनों को शाबाशी देकर चली गई। दोनों खुशी से उछल पड़ी और नेहा अपने घर चली गई। तो आपने देखा कि इतने में स्नेहा की माँ आ गई कमरे में, और आने के बाद स्नेहा की माँ से नेहा ने कहा कि उसने आज बहुत कुछ जाना, शास्त्रीय संगीत के बारे में जाना, शास्त्रीय नृत्य के बारे में जाना। तो उसे भी शास्त्रीय संगीत के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। तो वो इसकी शिक्षा ज़रूर लेगी। और इस तरह जब उसके माँ ने, स्नेहा के माँ ने ये सब सुना, माँ ने दोनों को शाबाशी दिया और दोनों खुश हो गए। तो इस पाठ से हमने भी बहुत कुछ सीखा। बच्चों, आपने भी बहुत कुछ सीखा है कि नहीं? जैसे कि भारतीय संगीत क्या है, भारतीय संगीत के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, संगीत किसे कहा जाता है, भारतीय संगीत की कितनी प्रचलित धाराएं हैं, वे धाराएं कौन कौन सी हैं, उस धाराओं की भाषाएं क्या क्या है, उस धाराओं को लोकप्रिय बनाने में किन का योगदान है। फिर शास्त्रीय नृत्य के बारे में आपने जाना, यहाँ पे इस पैरा में जाना कि नृत्य क्या है, शास्त्रीय नृत्य के अंदर कितने डांस फॉर्म्स आते हैं, वे डांस फॉर्म्स क्या है, शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य को छोड़कर क्या क्या गीत आते हैं, ये सब आपने इस पाठ में सीखा।
आशा करती हूँ आप लोग इस पाठ को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इस पाठ के भाषा अध्ययन को समझाऊंगी, व्याकरण पाठ को देखेंगे हम। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आप लोग पाठ को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।